नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। इससे पहले हम कर्नाटक के दोनों युद्धों पर चर्चा कर चुके हैं और अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। लेक्चर नंबर 5 और ये आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में जो पार्ट 1 है जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है उसी में के अंतर्गत दोस्तों 1740 से 1857 तक की कहानी हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और इसी के अंतर्गत जो भी दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से प्रज्ञान को ज्वाइन कर ले, प्रज्ञान पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट यूनिट में हमारा तीसरा टॉपिक आज होने जा रहा है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों सारांश हमारा आज की क्लास का क्या क्या है। तो हम इन 3 टर्मों पर आज कंटिन्यूसली बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध की घटनाओं को नंबर 1 में, जिसे हम व्याख्या भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद युद्ध के कारण क्या थे, और तीसरे जो मराठों की हार का भी कारण हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली तृतीय युद्ध जो रहा पानीपत का दोस्तों, ये कंप्लीट दोस्तों आज की इस लेक्चर में ही हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसके किसी भाग को हम सेकंड क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए निकाल के लाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इन पर ध्यान दिया करें आप लोग। चलिए डायरेक्टली अपने सेशन में मूव करते हैं। और अब थोड़ा सा दोस्तों आप अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें, समझाने की जवाबदारी मेरी है ना। अब बस आप थोड़ा सा अब शांति से बिल्कुल बैठ करके इसको एक एक चीज को समझे। एक्चुअल में जो हमारी हिस्ट्री होती है दोस्तों, हिस्ट्री में विशेष चीजें होती है डेट और घटनाओं को याद रखना। क्योंकि नाम अपने आप याद रह जाते हैं, नाम कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है, नाम कोई अजीब से नहीं होते हैं, बल्कि 2-4 बार जैसे आपको बार बार पढ़ने को सामने आते हैं, पढ़ेंगे तो आपको इजीली नाम वगैरह याद हो जाते हैं। बस आपको डेट के साथ घटना याद रहना चाहिए। डेट और घटनाएं याद रहती है तो आप आसानी से उस कंसेप्ट को कर ले जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों यहाँ पर तृतीय शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो ये तो आप भी अच्छे समझते हैं कि कहीं ना कहीं पानीपत के मैदान में ही, जो कि हरियाणा क्षेत्र, वर्तमान में हरियाणा में जो पानीपत शहर है दोस्तों, उसी शहर की हम बात कर रहे हैं, वहीं पे ही पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो वह युद्ध प्रथम द्वितीय, इनके बाद में जो युद्ध हुआ था ये भी एक विशेष निर्णायक युद्ध रहा था, पानीपत का तीसरा युद्ध। और चूंकि सिलेबस में होने के कारण हम डायरेक्टली तीसरा युद्ध ही पढ़ रहे हैं। तो इस पानीपत के तीसरे युद्ध में किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, इस पर बात करने वाले। हालांकि दोस्तों बहुत ही एक एक डरावना, बहुत खतरनाक युद्ध था दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, है ना। बहुत ही भयानक युद्ध, भयानक परिस्थिति उसको कह सकते हैं। और जो कि मराठों की छोटी सी कुछ गलतियां थी, छोटी छोटी गलतियां, मराठे और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पर आते हैं। कंसेप्ट को समझते हुए ही इसमें जो भी स्टोरी होगी हम इसको पूरा एक कहानी के रूप में, बिल्कुल मोतियों की तरह, एक माला की तरह, माला के रूप में इन मोतियों को पूरा पिरा लेंगे, जिससे कि आप इनमें से एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखोगे तो भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं से भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली कहानी, युद्ध हुआ कब था, कैसे शुरू हुआ। तो युद्ध शुरू अगर हम बात करें तो 1761 की कहानी है, ये 1761 की कहानी है। इस समय में अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अब चूंकि भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन किसके विरुद्ध किया था। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान का सरदार था, कहें कि अफगान का नवाब था, राजा जो भी था, इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो किसके विरुद्ध किया। तो दोस्तों उस समय भारत में वर्चस्व था मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। तो अब्दाली ने मराठों के विरुद्ध ही युद्ध जो है प्रारंभ किया था। अब जब मराठे और अहमद शाह अब्दाली दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वो पानीपत के मैदान में हुआ था, इसलिए उस युद्ध को पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध जो है तीसरी बार ही वहां पर देखने को मिला था। ठीक है, ये जो युद्ध था दोस्तों 14 जनवरी
1761 को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो चुका था और ये युद्ध 3 चरणों में संपन्न हुआ। 3 चरणों में संपन्न हुआ। अगर हम पहले चरण की देखिए, यहाँ पर ध्यान से इसको समझते हुए चलना, खाली इसको एनालाइज करेंगे हम बाद में, है ना, समझते हुए चलना इसको। 3 चरण में युद्ध हुआ ये। इस 3 चरण में पहले चरण में मराठाओं की जो शक्ति थी दोस्तों, वो या कहें कि मराठों का पलड़ा भारी रहा, मराठों का पलड़ा भारी रहा, है ना। यहां पर पहले युद्ध में, जब पहला जो चरण था युद्ध का, इसमें अब्दाली की सेना में भगदड़ मच गई। मराठों का इतना प्रभाव देख करके अब्दाली की सेना, कुछ सेना भागने लगी और अब्दाली को भी लगने लगा था कि वो युद्ध में हार जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका एक पहर खत्म होता है, दूसरा पहर स्टार्ट होता है, युद्ध का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, तो उस दूसरे चरण में अब स्थिति सामान्य बनने लगी थी, अर्थात कि अब्दाली का डटे रहना या अब्दाली सेना का डटे रहना और मराठाओं का पूरे प्रभाव से युद्ध करते रहना। और इस बीच में दोस्तों अब ये दूसरे चरण में स्थिति सामान्य होने लगी थी और मराठाओं का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लगा था, उनकी शक्ति अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। और जैसे ही तीसरा चरण आता है, तो जो अभी तक अब्दाली की सेनाएं सिर्फ सामना कर रही थी, सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी मराठाओं की शक्तियों से, सेनाओं से, अब उनकी बारी आती है प्रहार करने की। और अब्दाली की सेना ने अब प्रहार करना चालू किया और चूंकि मराठा शक्ति ने जितने भी उनके पास हथियार थे या जितने भी गोला बारूद थे, वो प्रथम चरण में ही लगभग समाप्त कर चुके थे। तो अंतिम दौर में आते आते उनके हथियार भी समाप्त होने लग गए थे, जिस कारण से मराठा जी की सेना जो है अब अब्दाली की सेना का सामना नहीं कर पाई। अब इसको आप सोचिए कि क्या रणनीति अब्दाली ने, ये रणनीति पहले ही बना ली थी क्या? प्रथम चरण में अब्दाली की सेना का कमजोर रहना क्या अब्दाली की रणनीति का ही एक भाग थी, है ना? क्योंकि उसको काफी सारा अनुभव था। अब्दाली कई जगह आक्रमण कर चुका था, कई राजाओं से युद्ध पहले लड़ चुका था, तो इस कारण से उसे अनुभव भी काफी हो चुका था। लेकिन मराठाओं की ओर से जो सदाशिवराव भाऊ युद्ध कर रहे थे अब्दाली मराठाओं की ओर से, उनको इतना ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि योग्य थे, वीर थे, परंतु उन्हें इतना अनुभव नहीं था। आगे पढ़ने वाले हैं आप लोग मराठाओं की असफलता के अंतर्गत इन चीजों को भी, ठीक है। अब पानीपत के युद्ध में दोस्तों जब ये युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक तो मराठाओं के मारे गए, वहीं 20,000 सैनिक अब्दाली के मारे गए और इस युद्ध में अब्दाली विजय रहा। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई। युद्ध के दूसरे दिन, आज युद्ध लड़ा दूसरे दिन, अब चूंकि अब्दाली दोस्तों ये अफगान और अफगान के जितने भी लुटेरे भारत में आए, जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने लूटा तो ठीक ही ठीक है, लूट के तो वो ले ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ में इस लूट के दौरान उनका कत्लेआम करना, उनकी क्रूरता का कोई जवाब नहीं रहता था। बहुत ही उनका भयानक क्रूर रूप देखने को मिलता था। सामने आम जनता हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, सबको कत्लेआम करते चलते थे ये लोग। और इसी बात को अब्दाली ने युद्ध के दूसरे दिन दोहराया और ये पानीपत के शहर में घुस गया, है ना, आगे बढ़ा और इस नगर में आगे बढ़ा और कत्लेआम करना शुरू कर दिया। हजारों सैकड़ों हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया। जितने भी मराठाओं के शिविर थे उनको लूटा गया और इस लूट में, इस कत्लेआम में अब्दाली को काफी युद्ध सामग्री प्राप्त हुई, काफी सारी युद्ध सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें पशु भी शामिल थे। पशु जैसे हाथी, घोड़े या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए युद्ध वाहक जिन पशुओं को बोला जाता है उनको, है ना। तो काफी मात्रा में इन्हें तलवार, तो बंदूकें, ये सब हासिल हुई, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों इस युद्ध की ये घटना रहती है। अब हम अगर युद्ध के कारण पर बात करें तो कुछ कारण इसके देखे जा सकते हैं। इसके कुछ कारण हमें देखे जा सकते हैं और इन कारणों पर विशेष फोकस आपको करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम 7 कारणों पर डिस्कस करने वाले हैं, जिन कारणों की वजह से ये युद्ध हुआ था। एक एक करके सभी पर डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, पहले की अगर हम बात करें तो नादिर शाह के आक्रमण द्वारा अब्दाली के आक्रमणों का
प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त। समझिए इस बात को क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, समझते चलना दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, बाकी यहाँ पर हमने आपको डिटेल दी हुई है, डिटेल है आपके पास, आराम से नोट्स डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से आराम से पढ़ते रहना। नादिर शाह के आक्रमण के द्वारा अब्दाली के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो जाना। युद्ध का कारण, सबसे विशेष कारण क्या था कि जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो ये अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली, ये नादिर शाह की सेना में साथ में आया था, उसको सेनापति बनकर। कौन? अब्दाली। ठीक है। तो उस समय नादिर शाह के समय में यहाँ पर भारत आ चुका था। भारत आकर के उस समय मुगल जो सम्राट थे उनकी स्थिति को ये बहुत अच्छे से देख चुका था और ये जान चुका था कि मुगल सम्राट जो थे, सुल्तान जो थे, वो किसी भी सशक्त युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत अच्छा एक आक्रमण किया सशक्त होकर के, तो उस आक्रमण का सामना ये मुगल सम्राट नहीं कर पाएंगे। और मुगलों की इसी कमजोर स्थिति ने नादिर अब्दाली को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मुगल दरबार का आंतरिक संघर्ष। जिस समय अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल दरबार में भी भयानक तरीके से अंदर ही अंदर संघर्ष, मतलब कि कूटनीति वगैरह चलना है ना, कूटनीतियां चलना कि बस पद के लिए कूटनीति होना, षड्यंत्र होना, ये सब चीज चल रही थी। जिस कारण से क्या हुआ, मुगल दरबार अब और कमजोर पड़ रहा था। और मुगल दरबार कमजोर पड़ने का जो फायदा था वो किसने उठा लिया दोस्तों? उधर मराठाओं ने उठाया, है ना। तो मुगल दरबार में क्या कुछ अमीर हुआ करते थे। अब अमीर तो आप समझते हो दोस्तों, अब बार बार समझने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया, सेकंड ईयर में भी बताया इस अमीरों के बारे में। ठीक है। कुछ सरदार हुआ करते थे जो मुगल दरबार में बैठते थे। अब ये यहाँ पर जो है ईरानी अमीर थे और हिंदुस्तानी अमीर थे, दो जगह के ये सरदार थे। सरदारों को ही यहाँ पर अमीर बोला गया था। ठीक है ना। तो इनके बीच में पद को लेकर के एक दूसरे में भेदभाव बना रहना, ईर्ष्या द्वेष रहना, तो इस कारण से इनमें आपस में ही संघर्ष होता रहता था। और इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ कि मुगल दरबार, या कहें कि मुगल शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण होने लग गई थी, कम होने लग गई थी। तो मुगल बादशाह इस एकता के अभाव के कारण विदेशी आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ था, पूरी तरह असमर्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का विघटन होना। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य के जो अंदर जो षड्यंत्र चल रहे थे, जो मतभेद थे, और इन मतभेदों के कारण ही मुगल सम्राट जो थे, अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अब कोई भी एक भी ऐसा सम्राट नहीं था जो योग्य हो, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना। तो इनके ये अयोग्यता के कारण और इनके मतभेदों के कारण ही ये जो है अब अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे। माफ करना, अंग्रेजों का नाम निकल गया। अब ये कठपुतली शासक की तरह काम करने लग गए थे। किसके दोस्तों? जो प्रभाव में होगा उसकी कठपुतली, अर्थात ये कि जो शासन के अंदर जो सम्राट थे, जो अमीर जो सरदार थे, जो कि किंग मेकर हुआ करते थे, राजा बनाने का काम करते थे, तो उनके प्रभाव में अब वो सम्राट काम करने लगे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। क्योंकि सम्राट खुद जो है इतने योग्य नहीं थे कि वो खुद निर्णय लेकर के खुद शासन कर सके। अब चूंकि सम्राट बनने में ही उन सरदारों का, अमीरों का हाथ था, तो अमीरों की बात तो इनको माननी ही पड़ती थी। ठीक है। और इसी कारण से सम्राट की जो प्रभावशीलता थी, अब वो समाप्त होने लगी थी। ठीक। मराठा मुगल संधि भी एक विशेष कारण रहा था। किसका? युद्ध का। कैसे रहा था? क्योंकि मराठों ने क्या किया दोस्तों, उस समय में जब मुगल दरबार की शक्ति क्षीण हो रही थी, मुगल दरबार की शक्ति अब खत्म होने लगी थी, और छोटे छोटे राज्य अलग अपने आप में स्वतंत्र होने लगे थे। मुगलीन जो सत्ता थी उसको चुनौती देते हुए अब बहुत सारे राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। ठीक है ना। तो उस समय में मराठों ने भी दोस्तों मुगलों पर कंटिन्यूअसली आक्रमण करना चालू कर दिया, और आक्रमण करके अपना प्रभाव मुगल सत्ता पर कायम कर लिया। और कायम करने के दौरान ही मराठों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए जो उस समय जो वजीर था सफदरगंज,
उसके माध्यम से 1752 में मुगलों से संधि की इसने, किसने, मराठों ने। मतलब संधि क्या की, 1752 में मराठों ने अपने आक्रमणों के द्वारा मुगलों को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, है ना, मजबूर कर दिया। और इस मजबूर कर दिया। और अब इस संधि के दौरान हुआ क्या कि जो मुगल सैन्य बल था ये और मुगलों की सुरक्षा का जो दायित्व था अब वो मराठों ने ले लिया, इस संधि के दौरान ही मराठों ने ले लिया, ठीक है ना। तो अब मराठों का विरोधी था अब्दाली। कौन था, अब्दाली। और अब्दाली मुगलों का भी विरोधी बन गया, ठीक है। कैसे बन गया, क्योंकि भाई मराठों से तो पहले से ही अब्दाली का संघर्ष चल रहा था, मतलब पहले ही विरोधी था। अब जैसे ही मराठों ने मुगलों से संधि करके मुगलों की सैन्य बल अपने हाथों में लिया, और साथ में उसकी सुरक्षा का दायित्व भी मराठों ने अपने हाथ में ले लिया, तो इस कारण से अब्दाली अब्दाली अब दोनों का विरोधी हो चुका था। तो अब अब्दाली का भारत पर आक्रमण करना जरूरी था, नहीं तो उसकी सत्ता अब पूरी तरह से समाप्त हो जाती। क्यों, क्योंकि अब्दाली के कई सारे, उसके पुत्र सहित और भी कई सारे उसके निजी कुछ लोग थे जो भारत पर अब अधिक शासन कर रहे थे, शासन चला रहे थे। अब्दाली के जहाँ जहाँ पर राज्य थे वहां पर शासन चल रहा था, ठीक है ना। अब इसी बीच में नजीब खां का आक्रमण। अब दोस्तों नजीब खां का आक्रमण, अब देखिए जरा इस पर। उत्तर प्रदेश के दोआब में सहारनपुर का शासक नजीब मराठों का कट्टर विरोधी था, और उसने मराठों को उत्तर भारत से खदेड़ने के लिए अब्दाली को आमंत्रित किया। अब्दाली को आमंत्रित किया। भारत में अब्दाली को मराठों के विरुद्ध विभिन्न रूप से सहायता प्रदान की गई। तो दोस्तों जो ये सहारनपुर का शासक था नजीब खां, इसने भी अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए ललायत किया, आमंत्रित किया कि भाई आओ और यहाँ पर आक्रमण कीजिए। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि ये मराठों का कट्टर विरोधी था और उस समय मराठा शक्ति अपनी चरम काष्ठा पर पहुंच चुकी थी। और अब मराठा शक्ति को देखते हुए नजीब खां को लग रहा था कि हमारी सत्ता अब लगभग समाप्त होने वाली है। इस कारण से इसने अब्दाली को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है मराठों की विस्तारवादी नीति। अब दोस्तों जब मराठा शक्ति जो है अब चरम काष्ठा पर पहुंच चुकी थी, तो अब उनकी विस्तारवादी नीति तो बढ़नी ही थी, मतलब विस्तार करना, मराठा साम्राज्य का विस्तार करना। तो अब मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के इसी दौर में होता क्या है दोस्तों, बालाजी राव जो थे, जो पेशवा थे उस समय के, जो पेशवा थे बालाजी राव, इन्होंने अपनी सेना की मदद से कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वो दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए थे, जो अभी पिछली बार संधि हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें इस संधि के में दोस्तों पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा के क्षेत्र पर मराठों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पंजाब, अब यहाँ पर पंजाब का भी नाम आ चुका है। अब चूंकि पंजाब किसके अंडर में था दोस्तों, अब्दाली के अंडर में था। क्यों, क्योंकि पंजाब पर जो अधिकार था वो अब्दाली के पुत्र का अधिकार था। अब मराठों ने अपनी विस्तारवादी नीति के दौरान पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। तो अब चूंकि अब्दाली के पुत्र को ही वहां से भगा दिया, तो अब अब्दाली को तो मिर्ची लगेगी ना, आएगा वो तो आक्रमण करने के लिए, सीधी बात है ना। तो पंजाब राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण अब्दाली से उसका सीधा संघर्ष हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण क्या होते हैं, तात्कालिक कारण मतलब ये कि वो आखिरी कारण है ना, ताबूत में अंतिम कील जो होती है ना, ताबूत में अंतिम कील, तो वो ये तात्कालिक कारण ही रहे हैं, ठीक है। अब्दाली ने नजीबुद्दौला को मुगल सम्राट के मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। किसने, ध्यान से सुनना, अब्दाली ने क्या किया था, नजीबुद्दौला को मुगल सम्राट के मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। वह अब्दाली का प्रतिनिधि था। कौन, नजीबुद्दौला, ठीक है। दिल्ली में उसको सर्वोच्च सत्ता प्रदान थी, लेकिन मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। अंत में उसे मराठों के दबाव के कारण अपमानित होकर दिल्ली को छोड़ना पड़ा। अब जैसे ही नजीबुद्दौला दिल्ली छोड़कर भागा, तो अब अब्दाली को भी लगने लगा कि अगर अब उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, मराठों के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया, तो अब उसकी सत्ता समाप्त, भारत में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो यही रहा तात्कालिक कारण, किसका, अब्दाली के युद्ध करने का,
और इसके अलावा जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप मराठों का, ये भी जो है ताबूत में अंतिम कील का काम किया इसने, क्योंकि वहां का जो सूबेदार था पंजाब का, क्या नाम था दोस्तों उसका, तैमूर शाह। कौन था ये, अब्दाली का पुत्र था। वहीं उसका जो सेनापति था जहां का, इनको परास्त करके पंजाब से भगा दिया था। ठीक है। और मराठों ने 1757 में अब्दाली द्वारा दिल्ली और पंजाब में स्थापित उसकी सर्वोच्च सत्ता को उलट दिया। दिल्ली में और पंजाब में अब्दाली की ही सत्ता चलती थी, लेकिन मराठों ने उसको समाप्त कर दिया। इस सभी घटनाओं से अब्दाली छिड़ गया और अब वो जो है पूरी तरह भारत पर आक्रमण करने के लिए, मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तत्पर था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 6 कारणों को देखा, माफ करना 7 कारणों को देखा। उन 7 ही कारणों में से कम 5 कारण आपको याद रहने चाहिए। समझ सभी आना चाहिए, समझ आना कंपलसरी है। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करें दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही हो समझने में। क्योंकि इतिहास है, स्टोरी की तरह पूरे शांत दिमाग से समझना, सुनना, और सुनने के बाद में तुरंत रिवीजन लगाना जरूरी है। नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, ये नोट्स जो पीपीटी इतनी भयानक बनाता हूँ, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ ना, ये आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप क्लास लेने के बाद इसका रिवीजन कर सके। आज भी कर सके, 1 महीने बाद भी कर सके, एग्जाम के 1 दिन पहले भी कर सके। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ यार, ये पीपीटी के माध्यम से इतना डाटा देने का मेरा उद्देश्य क्या है। अन्यथा और लोगों की तरह हम भी पढ़ा सकते हैं, भाई पॉइंट डाल दिया, बस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, मुश्किल से लेक्चर चलेगा, 15 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको 1-1 घंटे की क्लास देते हैं। कारण क्या है भाई, यही कारण है ताकि आपकी स्टडी जो है ना, आपको सिर्फ एक टॉपिक पर एक ही बार लेक्चर देखना पड़े, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने पीसी में रख लीजिए। जब जरूरत लगे आप उसका रिवीजन लगा सकते हैं, तो आपको कभी कोई लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना। चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके थर्ड टॉपिक कि इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार और अब्दाली की जीत का कारण क्या था। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी, ये समझ लीजिए कि जो पेशवा थे मराठों के, अभी मराठों के जो बस्ती थी, या कहें कि मराठों का जो साम्राज्य था, या मराठा साम्राज्य में अभी कुछ उत्सव चल रहे थे, या एकदम शांति से बैठे हुए थे, मतलब पूरी तरह से कोई सक्रिय नहीं था। वो किसी को भी ये एहसास नहीं था कि अब्दाली अचानक से भारत पर आक्रमण कर देगा। ठीक है। उनको अचानक से पता चलता है मराठों को कि अब्दाली सेना लेकर के आगे बढ़ चुका है मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए। इस बीच में जो वहां के पेशवा होते हैं वो अपने पुत्र सदाशिवराव भाऊ, उनके नेतृत्व में उनके एक सेनापति को जो है युद्ध के लिए कुछ सेना के टुकड़े के साथ वहां युद्ध करने भेजते हैं। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों 3 पहर में ये युद्ध होता है, और तीसरे पहर जो होता है वो निर्णायक युद्ध होता है, उसमें मराठाओं की पूरी तरह से हार हो जाती है। इस हार के कारण क्या क्या थे, तो कुछ 5 सबसे महत्वपूर्ण जो कारण थे, वो 5 कारण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनको जरा एक बार समझिए, देखिए, और 100% समझ आएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी कंफ्यूज होने की, परेशान होने की। क्योंकि इतिहास है, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो जीवन में फिर कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इस डाटा से, कंटेंट से परेशान ना हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को जितना कंटेंट कम होता है उतना ज्यादा अच्छा लगता है, पर इस पर फोकस मत करना दोस्तों। जितना कंटेंट ज्यादा मतलब उतना ज्यादा इजी, है ना। जितना कंटेंट ज्यादा उतना ज्यादा इजी। कितने लगेगी इसको पढ़ने में, मुश्किल से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए, तो मराठों की सबसे पहला जो कारण था मराठों की हार का, उन कारणों के अंतर्गत दोस्तों, शिवाजी के समय में, देखिए जरा समझिए इसको। शिवाजी के समय में जो मराठाओं की सेना थी ना, वो पूरी तरह से शिक्षित सेना हुआ करती थी, शिक्षित हुआ करती थी, और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। और हथियारों से हमेशा हर सेना पूरी तरह से लेस हुआ करती थी। किस समय में, शिवाजी के समय में। ठीक है। लेकिन आगे चलकर अर्थात शिवाजी के बाद में इस सेना में कई दोषपूर्ण बदलाव हो चुके थे, पूरी बदल चुकी थी, सेना की पूरी व्यवस्था बदल चुकी थी, दोषपूर्ण हो चुकी थी। मराठा सेनाओं में आगे चल करके अब गैर मराठी और भाड़े के सैनिकों को भी किया जाने लगा।
अब इससे पहले ही आपने दोस्तों अपने जो कंपनी की और फ्रांसीसियों की स्थिति देखी थी कि ब्रिटिश कंपनी की स्थिति ज्यादा बेहतर रहती थी। क्यों? क्योंकि वो निजी कंपनी थी, उसमें जितने कर्मचारी थे वो अपने निजी हित के लिए काम करते थे, है ना। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो सिर्फ सरकार की सैलरी पर काम करते थे। तो ये स्थिति देखिए अब जो है मराठा सैनिकों में भी होने होने लगी थी। भाई जब तक मराठा सैनिक थे तो वो मराठा साम्राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर गैर मराठा सैनिकों को भी ले लिया गया और भाड़े के सैनिकों को भी लिए जाने लगा, तो अब भाड़े के सैनिक होंगे, गैर मराठा सैनिक होंगे, ये सिर्फ पैसों के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे, है ना। तो देसी और विदेशी जो सैनिक थे इनका मिश्रण होने से अब इनका संगठन अर्थात मराठों का संगठन कैसा अब ढीला पड़ने लग गया था, पहली बात। दूसरी अगर बात करें तो उस समय मराठों की जो तोपें थी दोस्तों बहुत भारी हुआ करती थी, और कहा जाता है इतनी भारी होती थी उन तोपों को खींचने के लिए 200 बैलों की जरूरत पड़ती थी, 200 बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो इनको इन तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत समय लगता था, बहुत समय लगता था। ठीक है, तो मराठा सैनिक इसके अलावा मराठा सैनिकों का जो पोशाक थी, वो देसी थी, जैसे धोती, सादे कुर्ते, पगड़ी, सापा, ये देसी पोशाक थी। इस पोशाक में इनकी सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा करने के लिए की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, मराठों की पराजय का और भी कुछ कारण थे इसमें, एक श्रेष्ठ सेना नायक का होना, श्रेष्ठ सेना नायक का, हालांकि श्रेष्ठ कुशल सेनापति का अभाव था। कैसे? हालांकि सदाशिवराव भाऊ एक कुशल और एक योग्य सेनापति तो थे, परंतु अगर हम तुलना करें अब्दाली के साथ तो फिर उनकी योग्यता फीकी पड़ जाती है। कैसे? क्योंकि सदाशिवराव अभी अभी युद्ध क्षेत्र में उतरे ही थे, जबकि अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली को जो है कई युद्धों का अनुभव था, वो कई युद्धों में वो युद्ध का संचालन कर चुका था और सक्सेसफुली कर चुका था। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हुआ। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो दोषपूर्ण मराठों की जो दोषपूर्ण राजनीति थी वो भी दोषपूर्ण थी। पेशवा बाजीराव की महत्वाकांक्षा और स्वार्थता के कारण उत्तर भारत के जितने भी शक्तिशाली साम्राज्य थे, जितने भी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने मराठों का सहयोग करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मराठा शक्ति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मराठा अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे, और इसके कारण मराठाओं के आसपास जितने भी शासक हुआ करते थे, पड़ोसी शासक जो थे, वो सब मराठाओं से नाराज हो चुके थे। इस कारण से मराठों ने इनका सहयोग खो दिया। अब पेशवा बलपूर्वक चौथ वसूलना, सरदेश मुखी वसूलना, ये सब वसूली का काम करते थे, जबरदस्ती लेते थे, जबरन लेते थे। राजपूत और जो जाट राजा थे इनसे भी अधिक से अधिक धन इन्होंने अर्थात मराठाओं ने वसूल किया, जिस कारण से ये मराठा शासकों से, मराठा पेशवाओं से घृणा करने लगे थे। ठीक, नेक्स्ट है अपर्याप्त सुरक्षा। तो इस दौरान जब ये शक्तिशाली हो चुके थे, मराठा साम्राज्य जब शक्तिशाली हो चुका था, तो मराठों ने अपने प्रदेशों की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, कोई विशेष कदम नहीं उठाया, जिस कारण से उन्हें अब्दाली से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा मराठा ये भूल गए थे कि 1751 से ही एक भूल करते आ रहे थे, और वो भूल का परिणाम हुआ पानीपत की ये लड़ाई, जिसमें मराठाओं का साम्राज्य लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वो मराठाओं की भूल क्या थी दोस्तों? यही भूल थी, एक अपने प्रदेश की रक्षा के लिए अच्छे कदम ना उठाना। दूसरी बात, अपने जो युद्ध की सामग्री थी, उनके हथियार थे, तोपें थी, उनको व्यवस्थित रूप ना देना, है ना, और सेनाओं का मिश्रण कर देना, देशी विदेशी भाड़े के सैनिक, इन सबको एक तरफ से रख लेना सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए। कई सारी गलतियां मराठों ने कंटिन्यू रखी, 1751 से करते गए, है ना, और उसका हर्जाना इन्हें पानीपत के युद्ध में चुकाना पड़ा, और इस तरह से पानीपत के युद्ध में इनकी पूर्णतः हार हो जाती है। दूसरा है नेक्स्ट है अब्दाली का श्रेष्ठ सेनापतित्व होना। अब समझ चुके दोस्तों कि अब्दाली और भाऊ की अगर हम बात करें, सदाशिवराव भाऊ की, अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ की अगर हम बात करें या तुलना करें, तो दोस्तों इसमें अब्दाली ही एक श्रेष्ठ सेनापति के रूप में उभर कर सामने आता है। कारण क्या है कि इसने कई देशों की रण प्रणालियों का संचालन किया था, इस कारण से कई सारे युद्धों का उसे अनुभव था।
पानीपत के रण क्षेत्र में भी उसकी व्यूह रचना जो थी वो भाव की सेना से एकदम अलग थी और इस व्यूह रचना के कारण ही वह अपनी सेना में पूर्ण सहयोग दे पाया और पूरा सेना का समन्वय बना पाया, जिससे मराठा सैनिकों से डटकर उन्होंने युद्ध किया। मराठा सैनिकों से उन्होंने डट के युद्ध किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक मिनट समझ लीजिए इसमें कि अब्दाली, देखिए जब ये युद्ध हुआ था तो क्या प्रथम चरण, देखिए अब्दाली ने आक्रमण किया, इधर से सदाशिवराव भाऊ ने आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध, घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण में होता क्या है कि प्रथम चरण में अब्दाली के सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ पहले बचाव का काम किया। जैसे पिक्चर में हीरो करता है ना, पहले मार खाता है फिर मारने लगता है ना, कुछ इसकी सेना ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस समय में दोस्तों उन्होंने मराठाओं के जितने भी तीर, तोप, गोले वगैरह जितने भी हथियार थे उनके लगभग समाप्त होने वाले थे प्रथम चरण में ही। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके अपने हथियार बरसाए। अब इस बीच में उन्होंने, मराठों ने ये व्यवस्था भी नहीं करके रखी थी युद्ध से पहले कि अगर हमारी युद्ध सामग्री खत्म भी होती है तो वहां से यहां तक युद्ध सामग्री लाने की क्या व्यवस्था की जाएगी, या फिर अगर मराठा साम्राज्य का कोई घेरा डाल दे तो जो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं थी वो कैसे पूरी होगी। अब कई प्रकार की जो है उन्होंने लापरवाही बरती थी, तो इन मराठाओं की जो लापरवाही थी उसी लापरवाही का ही यहाँ पर ये हर्जाना उनको भुगतना पड़ा था। मुस्लिम अमीरों की अब्दाली को सहायता, भाई मुस्लिम अमीर, अब जो मराठा शक्ति जब चरम पर थी तो उस समय इन्होंने सभी से बैर ले लिया था, लगभग सभी को अपना दुश्मन बना लिया था। तो उस समय में जो मुगल दरबार में बैठते थे मुस्लिम अमीर, उन्होंने भी इनका भरकस विरोध किया। ठीक है ना, अवध के सूबेदार सुजाउद्दौला, अफगान शासक नजीबुद्दौला और कई प्रभावशाली अमीर जो थे वो मराठों के विरुद्ध खड़े हो गए और अब्दाली का खुलकर उन्होंने समर्थन किया, उसका साथ दिया। और इस समय उत्तर भारत के सभी मुसलमान शासक और अधिकारियों ने इस्लाम के नाम पर अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अब्दाली को सहायता, भयानक रूप से भारत के अंदर सहायता मिली, भले ये अफगान का था लेकिन भारत में इसको भरकस सहायता मिली। मराठे भले ही भारत के थे लेकिन भारत में ही उनको कोई सहायता नहीं मिली। तो ये कई सारे कारण थे जिन कारणों से मराठा शक्ति का अब विलुप्त होना प्रारंभ हो चुका था, समाप्त होना प्रारंभ हो चुका था। ठीक है ना, तो दोस्तों इस प्रकार से पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हो जाती है समाप्त और अब्दाली का पूरी तरह से जो है पानीपत के क्षेत्र में, कहें कि मराठा जितने भी शिविर थे सब पर अधिकार हो जाता है। भयानक लूट होती है, कई लंबे समय तक ये लूट जारी रहती है। अंतिमतः लूटने के बाद में अब्दाली वापस अफगान चला जाता है और अपने अंडर में जिस क्षेत्र को उसने लूटा था, जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था, उस क्षेत्र पर अपने ही लोगों को वहां का शासक बना करके और वापस अफगान निकल जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में दोस्तों हमारी ये कहानी होती है समाप्त। और अब हम नेक्स्ट सेशन में जो बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हमारी चर्चा होगी, ओके, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे, अच्छा कैमरा ही गायब हो गया था ना चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं आई थी ना यार, साउंड चेक करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट सेशन दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना, प्लासी और बक्सर का युद्ध। अब मैं आपसे किन शब्दों में कहूं कि जो ये प्लासी और बक्सर का युद्ध है ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से भी, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आगे के इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय था, कंपनी सत्ता की जब स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, है ना, तो 1600 की में, लेकिन अभी जो सत्ता की स्थापना होती थी भारत में, उस सत्ता की स्थापना में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने कौन सी भूमिका अदा की, या एक शब्द में, एक लाइन में अगर कहूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अगर नहीं हुआ होता तो अंग्रेज शायद भारत पर जो है कई सालों तक शासन नहीं करते, आप कहें कि भारत को गुलाम नहीं बना पाते।
मतलब भारत की गुलामी, भारत की दास्ता की जो कहानी शुरू होती है वो इन्हीं प्लासी और बक्सर के युद्ध से ही भारत की दास्ता की कहानी प्रारंभ होती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नॉलेज से भरा हुआ सेशन रहेगा ये। तो एक भी स्टूडेंट इसको मिस ना करे, जो थर्ड ईयर में है ठीक है, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाले भी इसको फॉलो करें। मैं अभी से कहता हूँ, आधुनिक इतिहास का एक भी लेक्चर ना छोड़े, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, कोई मैटर नहीं करता है, इतिहास का एक क्रम होना चाहिए आपके पास में, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।